अब हम लोग जूझ में जो वितान पुस्तक है उसका दूसरा पार्ट जूझ है, जिसमें पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग उसमें आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवे के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब यह पढ़ने गए तो पहले के पढ़े हुए बच्चे 1 साल जो इनका लेट हुआ था, स्कूल छूटा था, जिसके वजह से इनके साथी ऊपर के क्लासों में चले गए और यह वहीं रह गए। तब विद्यालय में नए बच्चे आए जो इन्हें परेशान अब करना शुरू कर दिया। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभाव होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे मुझसे भी कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। घर जाते समय यह सोचने लगे, लड़के हमारी खिल्ली उड़ाते, गमछा खींचते हैं, मैं नहीं जाऊंगा पाठशाला। उन्होंने सोचा कि घर पे रहो और खेत में चुपचाप काम करो। और गली के लड़के तो पहचान के वे भी कमज़ोर हैं, उनकी मदद करने की योग्यता नहीं रखते। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब एकदम पराई जैसे लगने लगी है। अपना वहाँ कोई नहीं है, यानी कोई मित्र उस क्लास में इनका नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़ एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्ढी मैलखाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्ढी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत में जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय भी बढ़ा। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर गुस्सा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी, इसके कारण उधम करने वाले लड़के को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ाने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे अपने पास बुलाकर समझा देते थे। एक आध लड़की की कोई मूर्खता दिखाई दी तो उसे वहीं ठोक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उन्हीं के क्लास में उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरे के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूँ मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर ये भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना, पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। हम तो इस कक्षा के ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और बसंत पाटिल की तरफ पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। मुझे कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था।
उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। कभी कभी बसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और बसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे के सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण, बसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास अब बढ़ने लगा। 9 सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उनके साथ ही रसिकता भी उनके पास थी। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थी याद थीं। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत, भावेलकर, बोरकर, तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई वे अपनी भी एकाध सुना देते। यह सब सुनते हुए अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता। मैं अपनी आँखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गीत, चाल और रस पीता रहता। सुबह शाम खेतों पर पानी लगाते हुए, ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से सारी कविताएं मास्टर के हाव भाव, यति, गति, आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता रहा। जैसे मास्टर क्लास में करते थे कविता सुनाते वक्त, ठीक वैसे ही यह भी गाय भैंसों को चराते हुए यह करते थे। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे अभिनय करते, मैं पानी लगाते लगाते वैसे ही अभिनय करता था। क्यारी पानी से कब भर गई इसका भान भी नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जाती, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुईं। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता है। हमेशा कोई न कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब ऐसे लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी, किसी तरह अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता है। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंतः काणेकर की कविता, जिसको पहले पंक्ति में इस प्रकार है: चांद रात पसरते पंडारी गाया धरणी वरी, को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव करणी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न अच्छा लगा। उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा में सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में उसे गवाया।
इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। आज बस इतना ही, आगे कल आपको फिर पढ़ाया जाएगा।